I'm a doctor, MBBS, MD medicine, and from abroad, and graduate in diabetology from Boston University. बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली और कार्य प्रणाली आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार की सफल मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी और पूरे शासनकाल अपना चलाया है। और कहीं भी माइनॉरिटी के साथ कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो, कहीं जाति विशेष को लेकर कोई दंगा हुआ हो, कोई डकैती का, कोई रेप मर्डर, और चोर लुटेरों को तो जितने भी गुंडे बदमाश थे सब खड्डे लाइन लगा दिए थे। तो साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग हरियाणा में मौजूद है। एक बात बाबा साहब की याद आती है, जहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों का निर्माण हो जिसकी प्रेरणा समाज ले सके और उसके कारण परिवर्तन की राह पर चला जा सके। ऐसे ही शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं और आपसे मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह इनके साथ में, हमारे साथ में मौजूद है। जानेंगे समझेंगे किस तरीके से डॉक्टर निर्मल सिंह इनके माध्यम से समाज कैसे प्रेरणा ले रहा है। बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज को लेकर बाबा साहब एक बात बड़ी बुलंद कहते हैं कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, आप अगर इसे ग्रहण करेंगे तो ज़रूर दहाड़ेंगे, परिवर्तन होगा, समाज के अंदर परिवर्तन होगा जिसकी प्रेरणा बहुजन समाज बड़े पैमाने पर लेगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हरियाणा में इस धरती पर यमुनानगर शहर के अंदर आए हैं और आज हमारी बात को इस देश के अंदर वितरित करने का कार्य करेंगे, जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा किस तरीके से आपका एक थोड़ा सफ़र रहा, जितना शॉर्ट में हो सके, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी आपसे चर्चा करनी है, काफ़ी सारे सवाल पर जवाब लेना है। किस तरीके से आपका पूरा डॉक्टर बनने का एक सफ़र रहा, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक के पहुँचे और अभी वर्तमान में किस तरीके से चीज़ें आप कर रहे हैं? मैं एक गरीब साधारण परिवार में जन्मा। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे, जो उन्होंने 30-35 वर्ष उधर काम किया है और उन्होंने अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। हम 5-6 बहन भाई हैं और मैं सबसे लास्ट सेकंड हूँ। 4 बहनें हैं जिनमें 3 तो अनपढ़ हैं बिल्कुल ही, और भाई है वो भी कम पढ़ा लिखा है, छोटी बहन भी कम पढ़ी लिखी है। लेकिन पूरा फोकस मैं पढ़ने में ठीक था और फैमिली ने भी पूरा फोकस मुझ पे लगाया। तो मैं डॉक्टर हूँ, घर वालों ने बाहर भेजा। नाउ आई एम ए डॉक्टर, MBBS MD मेडिसिन, एंड फ्रॉम अब्रोड, एंड ग्रेजुएट इन डायबिटोलॉजी फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, एंड फेलोशिप इन पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम हैदराबाद। सो और अब मैं जो चला रहा हूँ अपना 20 बेडेड हॉस्पिटल यमुनानगर में चला रहा हूँ, संतों महापुरुषों की अनुकंपा से। और पहले मेरा किराए पे था बिल्डिंग, अभी मैंने कुछ 13-14 साल से अपने ज़मीन खरीद करके हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा ज़िले में नाम है, और अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ। तो ये मेरा जो है ना सफ़र है। आप और पूछिए जी। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने तमाम जो चीज़ें कही, यूएसए से आपका एजुकेशन रहा, देश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर में जिस प्रकार राजनीति देखी जाती है, एक सवाल है निकल कर आ रहा है कि यूएसए के अंदर में जिस प्रकार जो राजनीति होती है और भारत के अंदर में जो राजनीति, इसको कैसे आप अपने नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब मैं यहाँ से गया, मैं यूक्रेन में था और वहाँ पे विभिन्न देशों के लोग थे और वहाँ पे हरियाणा के लोग भी थे, तमाम हर प्रांत के लोग थे वहाँ पे बसते थे। बट क्या था, उनका राजनीतिक भी अलग है, बिल्कुल भिन्न है इंडिया से। और जब हम कहीं जाते हैं, मुझे एक बात साहब कांसीराम की याद आ गई है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें साहब कांसीराम जी जब मलेशिया गए और एक दलित सम्मेलन था, एक डेलीगेशन था, साहब को भी बुलाया गया था उधर। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये स्पीच उनकी सुन रहा था कि ये भारतीय है, जब कहीं जाते हैं तो ये अपना नाम और गोत, अपनी जात जरूर लेके जाते हैं। शर्मा जी, त्यागी जी, जाटव जी, यादव जी। तो और उस बात पे बहुत सारी क्लैपिंग हुई थी, जो दुनिया भर के लोग वहाँ पे, दलित समुदाय या एट्रोसिटी के स्थायी लोग जो है ना वहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरह का जो है ना देश और यहाँ की जो राजनीति है,
वो एक डिफरेंट है। यहाँ एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं लोग और एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो जबकि ये बिल्कुल गलत है। अन्य पार्टियों का यही हाल है। और हमारी जो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जब से हमने कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से हाथी का झंडा, नीला झंडा थामा है, तब से हमें यहाँ पार्टी में अपनी सुकून है, हमें कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तब से मूवमेंट का हम अपने काम कर रहे हैं और बहुजन मूवमेंट के महापुरुषों, संतों, गुरुओं, रहबरों का मिशन का जो है, जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, इसको आगे ले जाने का काम डॉक्टर निर्मल कर रहे हैं। जैसे कि हम जो सवाल किया यूएसए को लेकर, वहाँ पर किस तरीके से राजनीति है, भारत के अंदर में किस तरीके से राजनीति है। जब आप पढ़ लिख कर जिस तरीके से भारत में आए, उसके बाद में आपको ये नहीं लगा कि तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पढ़े लिख जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपको कांग्रेस, बीजेपी, तमाम ऐसे पार्टियों के अंदर में जाने का क्यों नहीं समझ में आया? क्यों आपने उस सोच निर्माण ने, आपको क्यों लगा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आपको होना चाहिए? देखिए, अन्य पार्टियों के बारे का जो सवाल है, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तब तक तो लोगों के पास बहुत सारे विकल्प थे। विकल्प क्या थे? मजबूरियां थी कि कांग्रेस में जाना, बीजेपी में जाना। धक्के से वोटिंग भी कराते थे, अपने आप ही सरकारें बना लेते थे, वोट भी डलने देते थे, सब कुछ इसी तरह से चलता था। लेकिन जब बाबा साहब ने जब संविधान बनाई, वो सारी प्रक्रिया एक सेट कर दी कि हमें रिजर्वेशन भी मिल गया, वोट का राइट मिल गया, महिलाओं को भी मिल गया हक, उनका हिंदू कोड बिल भी पास हो गया। तो सारी सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन द आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। एंड बाबा साहब ने जो जितना किया है समाज के लिए, वो कहने में मतलब उतने ही शब्द कम हैं। तो यहाँ का जो इस राजनीति में जो आने का जो मेरा वो था, एक शुरू से ही मेरी बचपन से ही एक आदत ऐसी थी, हैबिट थी कि अपने महापुरुषों के बारे में मुझे, जब पार्टी का निर्माण हुआ, हमारे घर में एक पत्रिका आती थी, मासिक पत्रिका, बहुजन संगठन के नाम से। तो उससे मैं काफ़ी मोहित हुआ और प्रभावित हुआ, और उससे प्रभावित होकर के मैंने पूरे तमाम सारे संतों, महापुरुषों की जो लिखी बातें थी उनको पढ़ा। संत रविदास जी, गाडगे जी, ज्योतिबा फूले, महात्मा बा फूले, स्वामी ईवी पेरियर जी, एंड बाद में बाबा साहब और साहब कांसीराम को जब पढ़ा, तो ये मेरे के ये कह सकते हैं कि ये खून में बस गई बातें, और किसी और पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं था। उसके बाद मैं बाहर गया, बरोड़ गया, पढ़ लिख के फिर आया। अब जो एक बार ब्लड में चमकी है, वो ब्लड से बाहर नहीं निकलने वाली, वो दिल में है। बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट हमारी दिल में है, और कभी जाने का सवाल, ऑफर बहुत आते हैं। पार्टी के हालात बीच में बहुत ख़राब आए, अच्छे आए, बुरे हैं, सब कुछ है, ऑफर बहुत मिलते, लेकिन कहीं और जाने का तो सवाल ही नहीं है। कैसा देखते हैं देश के अंदर में जब एक सांप्रदायिक माहौल का निर्माण किया जाता है, इंडिया गठबंधन बनता हुआ नज़र आ रहा है, एनडीए गठबंधन है, ऐसे में बसपा की राजनीति को किस तरीके से आप अपने नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बसपा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक अपने आप में एक सक्षम पार्टी है, और नंबर 1 की पार्टी है। सिर्फ लोगों का जो है ना आना बाकी है, लोगों के जन जन तक अपनी मिशन की बात को पहुंचाना थोड़ा सा पेंडिंग है। और मैं समझ रहा हूं कि इस चुनाव में वो हम लोग और आप जैसे चैनल के माध्यम से लोग हमारी अगर हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे जो है ना ये मूवमेंट लोगों तक पहुंचेगी। बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली और कार्यप्रणाली आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार की सफल मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी और पूरे शासनकाल अपना चलाया है। और कहीं भी माइनॉरिटी के साथ, कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो, कहीं जाति विशेष को लेकर कोई दंगा हुआ हो, कोई डकैती का, कोई रेप, मर्डर, और चोर लुटेरों को तो जितने भी गुंडे बदमाश थे सब खड्डे लाइन लगा दिए थे। तो ऐसी सरकार जब बहन जी उत्तर प्रदेश में चला सकती है, तो पूरे देश की प्रधानमंत्री बन के भी चला सकती है। और रही बात तीसरे जो मोर्चे बन रहे हैं, कभी एनडीए बन रहा है या कोई अब इंडिया के नाम से बना लिया, जबकि ये भी असंवैधानिक शब्द है, ऐसे तो बना ही नहीं सकते। लेकिन जो भी है, ये 24, 25, 26, 27 पार्टियां बन के इन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक मोर्चा बनाया है। आज उनके पास तो उनके नेता ही नहीं है, न उनके पास कोई पीएम का चेहरा है, और वो आपस में लड़ रहे। अभी तो उनका पता ही नहीं कि सीटों के बंटवारे में किसको कितनी मिलनी, किस। तो ये सारी हवाई बातें हैं, ये सारा जो है ना ढकोसला है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं वोटर को और समाज को, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम ये अन्य पार्टियां कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी पार्टी सक्षम है, और वो चुनाव लड़ने में भी हमारी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं।
डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आप बसपा की राजनीति को लेकर, बहुजन राजनीति को लेकर तमाम जो बातें कह रहे हैं, एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जब भी हम फील्ड के अंदर में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते, बातचीत करते हैं, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो तमाम बड़े पदों पर नज़र आते हैं। डॉक्टर होते, इंजीनियर्स होते हैं और फॉरेन एजुकेशन कर कर भी आते, जिस प्रकार आप भी है। लेकिन उनका ये कहना रहता है कि जो भी चीज़ हम बन पाए हैं वो अपने बलबूते पर है, भले ही बाबा साहब का संविधान, लेकिन अगर हमने मेहनत नहीं की होती तो वो पे बैक टू सोसाइटी करते हुए नज़र नहीं आती, या फिर उन्हें लगता है कि जो चीज़ मिली हमने अपने बदौलत है। तो ऐसे तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के माध्यम से भी जिन लोगों को तैयार करने का काम किया, आज वो बड़े पैमाने पर समाज के अंदर में काम करते हुए नजर नहीं आए थे। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों के लिए तो एक ही बात है। देखिए, मैं अपने बारे में तो ये कहूँगा, जब मैंने इतिहास को पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ा, वहाँ सिर्फ एक ही बात आई, बाबा साहब ने कहा पे बैक टू द सोसाइटी। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये, 1 रुपये जो है ना, अपनी जिस कम्युनिटी से, जिस समाज से आप ताल्लुक़ रखते हो, उसकी भी हेल्प आपका ड्यूटी फ़र्ज बनता है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से उन्होंने, हो सकता है कैसी परिस्थितियों से होके आपको पढ़ाने लिखाने का काम किया। उन्होंने अपना धन दौलत, ज़मीन, कल्याण, खेत सब कुछ बेच खौच करके जो है ना आपको पढ़ाने का काम किया हो, आपकी फीसें जुटाने का काम किया हो। तो वो कार्य करना का चाहिए, एक तो पे बैक टू द सोसाइटी, और जो आज मैं भी कर रहा हूँ। और जितना कमा रहा हूँ उसका 10% या 5% कुछ भी शेयर है, मैं बहुजन मूवमेंट के लिए देता हूँ। और आज से नहीं, जब से अर्निंग कर रहा हूँ तब से देता हूँ। उससे पहले मेरे पिता माता पिता देते थे, और आज मैं भी देने का काम कर रहा हूँ। तो पे बैक टू द सोसाइटी। और रही एजुकेशन की बात, अगर आज मैं डॉक्टर हूँ, या खाली मैं डॉक्टर निर्मल नहीं है यहाँ पे, इस देश के अंदर डॉक्टर बहुत सारे और डॉक्टर हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट से, SC ST समाज से आते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते किसी की। वो कहते हैं कि हमने अपने बलबूते पे किया है, हमने अपनी मेहनत से किया। अरे मेहनत तो तब देखते ना, अगर बाबा साहब ना होते तो तू कहाँ से पढ़ लेते हैं। अगर रिजर्वेशन न होते, तुम तो 1945-47 के से पहले गधे बिल्ली कुत्ते की तरह घूमते थे सारे। ना कोई राइट था, ना ज़मीन का, ना प्रॉपर्टी का, कोई भी आपको राइट नहीं था। तो उसके बाद ही तो तुम्हारे दरवाजे खुले हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान के अंदर रिटर्न में ले दिया कि तुम्हें पढ़ने का सारा स्कूलिंग का खर्चा, ये रिजर्वेशन दे दी, राजनीति में रिजर्वेशन दे दी, आपके स्कूल पहली क्लास से बच्चा जब पढ़ता है, पूरा एजुकेशन में आपको सारी रिजर्वेशन दे दी। अगर रिजर्वेशन ले ली हमने, आज उन्हीं के बदौलत वी आर हियर बिकॉज ही वाज। सो उनका धन्यवाद करना चाहिए महापुरुषों के, हमारे जो, जिनको हम कहें कि वो गॉड से भी कम नहीं है। तो अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम भी ना होते, हमारा कोई वजूद ना होता। तो इसलिए हमें अपनी आदतों को और अपने मन में एक जहन करना चाहिए कि जो कुछ भी लिया हमने यहाँ से, अपने समाज से लिया है और अपने महापुरुषों से लिया, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पे बैक टू द सोसाइटी। जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में चुनावी माहौल है, लोकसभा 2024 आगे है, खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर में है, केंद्र के अंदर में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। ऐसे में बसपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो कैसा देखते हैं इस पूरे राजनीतिक समीकरण को, ये पूरे मसले को? और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या लगता है कि क्या बहन मायावती की रणनीति होगी, और किस तरीके से इस पूरी बातचीत को देख रहे हैं? हरियाणा की राजनीति देखिए आज पूरा तरह से विफल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या डबल इंजन की सरकार, जिसमें दूसरे जो एक क्षेत्रीय दल है वो इन्वॉल्व है, JJP पार्टी। तो सिर्फ ये सत्ता का इन्होंने लालच दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था कि बिजली पानी सस्ती, बिजली बिल के माफ़, और एजुकेशन पे, मेडिकल पे, स्वास्थ्य शिक्षाओं पे ध्यान देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी और बिल्कुल फेल नज़र आती हो रही है। और इस बार के चुनाव में बिल्कुल धराशायी होगी और बिल्कुल यहाँ से सफाया होगा इस सरकार का। और पुनः मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है बहुजन मूवमेंट का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव है। तो निश्चित तौर पे हम अपनी सरकार बनाने में सक्षम हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिया, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं और मूवमेंट को पे चलने का, कैडरिस्ट कैंप देने का, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा इस युद्ध में एक घी और सामग्री का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है अपने युवाओं से, तो इस प्रकार डेफिनेटली वी विल मेक द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड वी विल रीच द असेंबली।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, जिनसे हम चर्चा की है, कोशिश की है जानने समझने की किस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा 2024 और इसका साथ साथ हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तमाम बहुजन समाज पार्टी के तौर पर रणनीति होगी, किस तरीके से उनका तमाम शुरुआत से लेकर तो डॉक्टर बनने तक का सफ़र रहा, पे बैक टू सोसाइटी करना कितना ज़्यादा समाज के लिए आवश्यक है, बहुजन मूवमेंट को समझना और उसके बाद में तमाम बड़े पदों पर जाकर कैसे उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक वो क्षण, प्रत्येक वो पैसा या टाइम, टैलेंट, ट्रेजर जिसको कहा गया वो देना कितना आवश्यक है, तमाम बातों को हमने समझने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपसे रूबरू करने की कोशिश की है। इस पूरे मसले पर, पूरी चर्चा पर क्या आपकी राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।